हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 1 का जो भी क्वेश्चन आंसर जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम 2026 में देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि अब समय आपके पास नहीं है। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है या जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंदर दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन सभी का जो है यहाँ पर हम अभ्यास कराएंगे और एक एक क्वेश्चन का जो है क्या उत्तर होगा, जो कि एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका आंसर लिख पाए। तो अभ्यास नंबर जो है, ये जो भाग है अभ्यास प्रश्न उत्तर का, ये भाग नंबर 1 है। और यहाँ पर देखते हैं, है ना, कि कितना क्वेश्चन को आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं और मेरे साथ जो है जैसे जैसे मैं आपको बताते चलूंगा आप इसको नोट करते जाओगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का प्रश्न में जो है दिया गया है, अभ्यास प्रश्न उत्तर में दिया गया है। क्या दिया गया है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं, हमने जब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाया था तो वहां पर एक जो है प्रयोग भी आपको मैंने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन का जो है दहन करके कैसे दहन किया जाता है, फिर उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, तापमान में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो कुछ भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको समझना क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम जो होता है ना, जब उसको हम खुली हवा में जो रखेंगे ना तो क्या होगा, तो वायु में जो हवा में जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत उस पर जम जाता है। और जो रेगमाल होता है ना, रेगमाल से उसे रगड़ करके अगर हमको उसको दहन करना है, दहन नहीं होगा। लेकिन जब उसे हम रेगमाल से रगड़ करके अच्छे तरीके से साफ कर देंगे और फिर उसको जलते हुए कैंडल के सामने ले जाएंगे, धड़कते हुए श्वेत ज्वाला के साथ वो जल उठेगा। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में आता है, क्या आता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे उत्तर, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर हवा के संपर्क में आने से, यानी मैग्नीशियम रिबन के सतह पर हवा के संपर्क में आने से मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, जिसका सूत्र क्या होता है, MgO की परत बन जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में बाधा डालती है। यही परत क्या होता है, मैग्नीशियम के जलने में बाधा डालती है। इसीलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर, जिसे हम रेगमाल कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो पेपर होता है उसके ऊपर जो है आप देखोगे पतले 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 पतले, है ना, कण होते हैं, चिपके होते हैं, और उससे क्या होता है, घर्षण बढ़ जाता है। रेत पेपर से, जिसे रेगमाल भी कहते हैं, रेत पेपर से रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि ऑक्साइड की परत हट जाए और मैग्नीशियम आसानी से तेज सफेद लौ के साथ जल सके। और मैग्नीशियम क्या हो, आसानी से तेज सफेद लौ के साथ जल सके, क्योंकि वो जो जलाने का जो प्रक्रिया करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो है उसको रोकेगी। जब भी उस दीवार को हटा देंगे ना, उस बर्लिन की दीवार को तोड़ेंगे, है ना, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, जैसे जर्मनी आजाद हो गया था, है ना। जब आजाद हो जाएगा तो आग से अभिक्रिया करके फटाक से वो जल उठेगा और श्वेत लौ, तेज सफेद लौ के साथ जल उठेगा। तो उम्मीद करते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका आसानी ढंग से, बहुत ही इजी शब्दों में, आसान शब्दों में, अपने तरीके से भी, है ना, इसका आंसर आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, अब क्या है, अब देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। और आपको बता दें, ये जो बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम होने जा रहा है, तो यहां से जो है संतुलित रासायनिक समीकरण बहुत 4-5 पूछ देता है। हर बार पूछता है कि भैया ऐसे ही आपको लिख करके दे देगा, अब बोलेगा इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखें, है ना। तो ये दूसरी बात, ये एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न से है, तो ये वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से इसको समझना, देखना, कॉपी पेन लेके आप बैठे हैं तो आप इसको अच्छे से साथ में लिखते भी चलोगे। देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण को लिखिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन, क्लोरीन और बना हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन जो है ना, आप सभी जानते हो
जब मैंने आपको जल विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन करवा के दिखाया था, आप अगर नहीं देखे हो तो अब जाकर के, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे आप देखे होंगे कि जब जल टूटता है तो हाइड्रोजन परमाणु मिलके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन मिलकर के O2 का निर्माण करता है। वहां पे हाइड्रोजन गैस जो दुगुना, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु टूटता है ना, अणु टूट के हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ के क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, तो H2 गैस का निर्माण करते हैं। इसी तरह क्लोरीन जो होता है, Cl मिलके Cl, तो इसलिए इसे क्या लिखते हैं, Cl। क्लोरीन जब भी होगा तो क्लोरीन मिलके क्लोरीन का निर्माण करता है, 2 क्लोरीन मिलके निर्माण करता है क्लोरीन गैस का, यानी Cl2, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या बना देते हैं, HCl। हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके क्या करते हैं, HCl का निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। आपस में ये शेयरिंग कर लेते हैं, आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग। और शेयरिंग करके क्या कर लेते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। इसे कहते हैं सहसाझेदारी बंध, ठीक है, बनाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देख ये रहे हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो भैया हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़े थे। तो वहां पे क्या लिखा था कि भैया उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा, अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा, उत्पाद का द्रव्यमान, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। जितना आपने अभिकारक लिया उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए, है कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने पढ़ा था। तो उसके तहत इसे संतुलित करना जरूरी है, संतुलित समीकरण लिखने के लिए भी बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ अगर यहाँ पे कितना है, 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। लेकिन यहाँ पर हम अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 2 गुने 1 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, 2 गुने 1, 2 से 1 गुना किया, हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2, 2 से ये क्लोरीन गुना किया, है ना, 1 क्लोरीन, 2 गुने 1 2, यानी यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया, यानी ये दोनों क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। तो इससे क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। क्या हो गया, समीकरण हो गया संतुलित, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो प्राय ये जो समीकरण मैंने आपको यहाँ पे लिखा, ये संतुलित समीकरण है। H2Cl2 बना HCl, और दोनों साइड हाइड्रोजन इधर भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, है ना, इसे हम कहते हैं, ये इधर का जो है अभिकारक जो हो रहा है ना, इसे हम LHS साइड कहते हैं, और RHS साइड। ये जो आप देख रहे हो, ये तीर का निशान एरो, ये क्या दिखला रही है कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और इसकी जो क्या है, पीछे वाला भाग क्या दिखाता है, किसको दर्शाता है, अभिकारक को, और इसका जो सिरा है किसको दर्शाता है, उत्पाद को, प्रोडक्ट को दिखलाता है। तो आपने इसको समझा। चलिए नेक्स्ट समीकरण को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, है कि नहीं, और बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे अभिकारक कौन कौन है, बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट है, और उत्पाद कौन कौन है, बेरियम सल्फेट है, एल्युमिनियम क्लोराइड है। और इन सभी के लिए क्या करना है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। यहां पर आपको घबराना नहीं है। ये बेरियम क्लोराइड को देख के आप घबरा गए हो कि भैया इसका सूत्र कैसे लिखें, तो आप सभी जानते हैं बेरियम का जो सूत्र होता है वो होता है Ba। क्या होता है, Ba। और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2+ का चार्ज होता है। अब क्लोरीन जो होता है ना, क्लोराइड है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, क्लोराइड है, तो क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, -1, है ना, यही चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना हो जाएगा, यानी ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इसका 2+ ले लेगा, और ये जो ये है ना, इसके साथ इसका गुना हो जाएगा, यानी Ba का गुना हो जाएगा क्लोरीन से, है ना, इसका चार्ज से हो जाएगा, और क्लोरीन इसके चार्ज के साथ कर लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना हो जाएगा। तो Ba, तो क्लोरीन के पास 1 है तो ये नहीं लिखेंगे, और क्लोरीन Cl2,
तो आराम से आसानी से इसका जो है निर्माण हो गया। यहाँ पे आपको कुछ सोचने की बात ही नहीं है, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और वैसे अलग बात है, यहाँ पे Cl2 अगर हम वैसे देखें तो क्या देखेंगे कि बेरियम जो है यहाँ पर क्या है, इसके पास 2 प्लस चार्ज है। क्लोरीन यानी एक क्लोरीन जो है बेरियम से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो 2 क्लोरीन आकर के क्या करता है, एक एक क्लोरीन ले करके क्या करता है, ये बंध बना लेता है। ठीक है, ये आबंध जो बनता है BaCl2 का, 2 क्लोरीन मिलकर के एक बेरियम के साथ जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सूत्र बनाने की बात है तो 9th क्लास में हमने ऐसे ही पढ़ा है। तो ऐसे पढ़ के ये जो आप समझ गए ना प्रक्रिया, इससे आप आसानी से सूत्र का निर्माण आप कर लोगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर BaCl2, यहाँ पे क्या बना, BaCl2, BaCl2। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट। क्या कह रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम का आयनिक रूप जो होता है हम सभी जानते हैं, आयनिक रूप आपको पता होना चाहिए। तो एल्युमिनियम का जो आयनिक रूप होता है वो क्या होता है, तो Al, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 3+, हम सभी जानते हैं। इसी तरह सल्फेट की अगर बात करें, ये जो सल्फेट है इसकी अगर बात करें तो क्या होता है, SO4, इसके ऊपर 2-, बस कुछ नहीं करना है। ये दो जो है ये एल्युमिनियम के बगल में आ जाएगा, और ये जो 3 है ये सल्फेट के बगल में आ जाएगा। अब बना देगा सूत्र, कैसे बना देगा, तो एल्युमिनियम के बगल में क्या आ गया है, ये SO4 का आयनिक रूप, ये क्या है, Al2। और इसी तरह SO4 है तो SO4, इसके बगल में कौन आ गया, एल्युमिनियम का जो 3 के ऊपर जो चार्ज है ना, 3+ है ना, इसका जो आयनिक रूप वाला जो है 3+ जो इसके ऊपर चार्ज है ना, तो ये जो है इसके बगल में आ गया। किसके बगल में आ गया, SO4 के बगल में आ गया। और यहां पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। एकदम आसान तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा। तो यहां पे देखिए Al2 क्या हो जाता है, Al2, इसके बाद क्या हो जाता है, SO4 हो जाता है, और यहां पर 3, जैसे कि यहां पे आपने इसको देखा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एरो का निशान यहां खींच दीजिए क्योंकि अभिक्रिया करवाना है। अब क्या है, अब देखिए यहां पे क्या है, बेरियम सल्फेट। क्या है, बेरियम सल्फेट। अब यहां पे देखिए ये दोनों जो अभिकारक हैं दोनों अभिक्रिया करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए कैसे होगा, यहां पर ये जो आप Ba देख रहे हो, क्या देख रहे हो, Ba, तो इसके ऊपर क्या होता है, तो हमने अभी क्या देखा था, ये जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, बेरियम, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, 2+। ठीक है, इसके ऊपर कितना था, माइनस, इसके ऊपर कितना था, जैसे कि यहां आप देख रहे हो Al के ऊपर में 3+ था। ठीक है, और ये जो SO4 आप यहां देख रहे हो, इसके ऊपर में कितना था, 2- था। क्या था, 2-, यानी ये जो Ba है, ये Ba, इसके ऊपर में कितना चार्ज है, तो इसके ऊपर में 2+ चार्ज है। ठीक है, 2+ चार्ज है। और यहां पर क्या देख रहे हो, SO4, यानी ये है 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, है कि नहीं। तो प्लस माइनस, ये 2 देने वाला 2 लेने वाला, ये दोनों जुड़ करके क्या बना देंगे, हम सभी जानते हैं BaSO4, यानी यहां से ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, अब बना देता है BaSO4। ये BaSO4 क्या होता है, ये बेरियम सल्फेट होता है। ये क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो Al2, क्या देख रहे हो, Al2, ये इसके ऊपर कितना है, 3 चार्ज है। कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। और इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो 1 चार्ज है ना, माइनस चार्ज है। क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि Al है तो हमने यहाँ पे आपको क्या दिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुना, है ना। तो ये जो क्लोरीन है इसका गुना होगा Al से, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, पहले तो Al, इसका जो चार्ज है, इसके चार्ज का ये इसका चार्ज इसके बगल में आ जाएगा,
इसका चार्ज जो है इसके बगल में आ जाएगा, इसका चार्ज इसके बगल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Al, पहले लिखेंगे Al, इसके बाद क्या लिखेंगे, और यहाँ पर जो क्लोरीन का जो है एल्युमिनियम का जो चार्ज है ये क्लोरीन के पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cl3, क्योंकि Al के ऊपर कितना था 3 प्लस था, है ना, तो क्या बन गया AlCl3, AlCl3 बन गया। और ये जो AlCl3 है ये क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड। आपको समझ में आया, यहां तक हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि हमारा जो समीकरण है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक बातें अभी है यहां पर जिसको हम लोग को देखना है, करना है, क्योंकि हमको क्या बताया है इसके लिए संतुलित, ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है। तो हम यहाँ पर इस प्रक्रिया जी जो आप देख रहे हो ना इसको हम हटा देते हैं, ये समझाने के लिए थी। अब देखिए यहाँ पे इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एल्युमिनियम आप देख रहे हो Al2 है, यहाँ कितना है Al है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे लगा दो क्या, यहाँ पे लगा दो 2, यहाँ पे 2 लगाते हो, इसको सही से थोड़ा हम लिख दें, है ना, इसको हम थोड़ा सही से बना देते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम 2 लगाते हैं, क्या होता है एल्युमिनियम तो 2 होता है, क्लोरीन कितना हो जाता है 6, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे है 2, तो गड़बड़ है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगा देंगे 3, कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे, तो भैया यहाँ पर बेरियम की बिगड़ जाएगी बात, यहाँ पे बेरियम कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 है, इस साइड कितना है RHS साइड, यहाँ पर 1 है, इधर कितना है 2, कितना हो गया 3 हो गया, क्यों 3 हो गया, क्योंकि हमने क्लोरीन को अभी संतुलित किया है, क्लोरीन को हमने क्या किया है संतुलित किया है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर भी लगा देंगे 3, अब बिगड़ गई SO4, सल्फेट जो है यहाँ पे गड़बड़ा गया, लेकिन नहीं गड़बड़ाया, क्यों नहीं गड़बड़ाया, यहाँ पे कितना है ये देख लो, यहां भी जो है 4 है और 3, ये 12 इधर भी है, और यहाँ 4 से 3 को गुना करो 12 इधर भी है, यानी ये जो संतुलित समीकरण जो हमको कहा गया है, क्या कहा गया है निम्नलिखित का रासायनिक अभिक्रियाओं का, तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इसका संतुलित समीकरण को लिखिए, तो संतुलित समीकरण को हमने लिख के तैयार कर दिया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका क्या कर सकते हो, आसानी से इसका समीकरण का जो है इसका जो है बेरियम क्लोराइड का सूत्र बना सकते हो, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र का निर्माण कर सकते हो, बेरियम सल्फेट का सूत्र को निर्माण कर सकते हो, लेकिन इसकी चार्ज को याद रखना होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होता है इसको आपको क्या करना होगा याद रखना होगा, ये चार्ज अगर आपको याद नहीं है तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट समीकरण को हम लोग देखते हैं। तो प्रायः ये जो समीकरण है आप उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट समीकरण क्या है, सोडियम का जल के साथ अभिक्रिया करवा के सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग को क्या करना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम का एकदम इजी है, एकदम आसान तरीके से आप इतने बड़े बड़े 2 देख लिए हो पीछे, तो ये तो बहुत इजी ही है ना। सोडियम आप सभी जानते हो इसका होता है Na, सोडियम का क्या होता है Na, और जल आप सभी जानते हो जल का कितना होता है H2O। ये दोनों जब अभिक्रियाएं करती है तो क्या बनाता है, ये देखो ये जो है Na है H2O है, तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, H प्लस और OH यहाँ पे क्या होता है H प्लस OH माइनस में टूटता है, ये Na जो है OH के साथ जाके जुड़ जाता है, Na जो है OH के साथ जाके जुड़ जाता है और क्या बना देता है, तो बना देता है NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक है, और फिर क्या बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है, क्योंकि जल जब टूटेगा तो जल एक हाइड्रोजन H प्लस में टूटेगा और एक टूट जाएगा OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो सोडियम है ये इसके साथ जाके जुड़ जाता है, ये जो H है ना, और भी H के साथ जुड़ करके क्या कर देता है, क्योंकि जल टूटेगा तो बहुत सारे जल टूटेंगे, जल के परमाणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके क्या कर लेंगे हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेंगे। तो यही बातें यहाँ पे होती है ना। तो यहाँ पे आपने इसको समझा ये कैसे हुआ है। अब देखिए इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 1 3 हो गया, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है,
ये भी संतुलित है, संतुलित यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे असंतुलित क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितना है HH2 1 3 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, 2 लगा देते हो, तो यहाँ पे 4 हो जाता है, कितना हो जाता है 4, तो यहाँ भी आप 2 लगा दो, अब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 हाइड्रोजन, ये 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन प्राय संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2, यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन सोडियम बिगड़ गया, तो सोडियम को जो है संतुलित करना जरूरी है ना, सोडियम के पीछे 2 लगा दो, प्राय समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। एकदम इजी है, और यही समीकरण अगर एग्जाम में पूछता है आप सीधे लिख दोगे। हमें उम्मीद है कि आप इस समीकरण को अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन छोड़ देगा, आपको लिखने के लिए बोलेगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग, अगला समीकरण को। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको कॉपी पेन में नोट कर रहे होंगे, अगर एग्जाम में आता है तो आप जरूर लिखेंगे। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पे आप टेंशन में आगे होंगे, क्या आगे होंगे, अवस्था के संकेत के साथ पूछ रहा है, ये क्या बात है, तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो आइए जो पढ़ा है हम लिख देते हैं। अवस्था जो होता है ना, क्या लिख रहा है, अवस्था के संकेत, तो अवस्था के संकेत यानी हम क्या देखते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, है ना, उसमें अभिकारक लेते हैं और उत्पाद होता है, उसमें क्या होता है, उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाना जरूरी होता है। तो भौतिक अवस्था यानी जलीय विलयन जो हम लोग लेते हैं, उसके लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, एक्वस। उसी तरह ठोस के लिए क्या लिखते हैं, एस। उसी तरह हम गैस के लिए क्या लिखते हैं, तो स्मॉल जी। और जल अगर लिक्विड फॉर्म में है उसके लिए क्या लिखते हैं, एल। ठीक है, तो यहां पर 4 भौतिक अवस्थाएं आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में बेरियम क्लोराइड तो हम सभी जानते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 है ना, ये किस में है, जल में है, यानी एक्वस फॉर्म में है। क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट के विलयन, क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 है ना, इसका विलयन कह रहा है, यानी ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है। और ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे, अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है, विलयन, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन है ना, किसका विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन, यानी NaCl का विलयन, यानी एक्वस फॉर्म में। अब देखिए क्या कह रहा है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, अघुलनशील यानी सॉलिड, अघुलनशील का मतलब क्या हो गया, सॉलिड है ना, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है ना, बनाते हैं, तो BaSO4 हम सभी जानते हैं, ये कैसा होगा, सॉलिड होगा, ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। ये जो बना क्या बना, अवक्षेप बना, अवक्षेप का निर्माण यहां पर हुआ। यहां पे आपने क्या देखा, जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में बेरियम क्लोराइड यानी एक्वस फॉर्म, भौतिक अवस्था को हमने दर्शाया, उसकी अवस्था को हमने दर्शाया। सोडियम सल्फेट, तो यहां पे आप देख रहे हो Na2SO4 का विलयन है, तो एक्वस फॉर्म में है ना। सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन हमने लिया, ठीक है। अब क्या लिया, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, तो अवक्षेप यानी BaSO4 यानी सॉलिड फॉर्म बनता है। लेकिन ये संतुलित नहीं है, ये नहीं है, क्या नहीं है, संतुलित नहीं, क्योंकि सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम आप क्या देख रहे हो, 1 है, इसको संतुलित करना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप 2 लगा देते हो तो प्रायः संतुलित होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 1 देख रहे हो आप, सोडियम भी 1 देख रहे हो, यहाँ सोडियम 2 था, क्लोरीन भी 2 था, ठीक है, तो प्रायः ये समीकरण भी हो गया संतुलित। अगर एग्जाम में आता है हम क्या कह रहे हैं, आप इसको आसानी ढंग से, है ना, आसान तरीके से हलवा बना दोगे, इसको एकदम मक्खन की तरह जो है ना, इसको पूरे मसल दोगे।
है कि नहीं, एकदम मक्खन की तरह इसका आंसर लिखोगे। तो यहां पर हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आसानी से आंसर लिख देगा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे से समझा होगा, और अगर आप समझा होगा ना तो एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। आप इसको नोट करना चाहते हो, इसको नोट करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, है ना, जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनते हैं। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अगर बात करें, है ना, तो हम सभी जानते हैं NaOH, क्या जानते हैं, NaOH विलयन की बात है ना। तो विलयन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वस। अभी हमने आपको भौतिक अवस्थाएं अभी दिखलाया है। उसी तरह क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, यानी HCl का विलयन जल में, एक्वस फॉर्म में। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो हम सभी जानते हैं, किताब में लिख दिया है, तो इसको लिख करके देखते हैं, देख करके लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन हम सभी जानते हैं कि जब अम्ल, ये क्या है, अम्ल, ये क्या है, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण और जल का निर्माण होते हैं, यानी NaCl का निर्माण होता है और H2O का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। ये लिक्विड फॉर्म में तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, यानी यहाँ पर एक्वस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो आपने क्या देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl अम्ल, दोनों आपस में अभिक्रिया किए हैं, NaCl का निर्माण हुआ है, और ये समीकरण जो है संतुलित है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ भी 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उम्मीद करते हैं आप आसान तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के लिखोगे, बिना पढ़े लिखोगे। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे जरूर गलत हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करते हो, धड़फड़ में क्वेश्चन को, 4 ऑप्शन को बिना देखे ही आंसर कर देते हो। MCQ जब आप लगाते हो एग्जाम में, अगर आप 4 ऑप्शन देखे बिना ही जो देखते हो उसको लगा देते हो। भैया चारों पढ़ना है, हो सकता है कि एक से अधिक सही हो, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछ रहा है उसको देखना है, तब आंसर करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताया है आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो आप नोट्स भी कर लेंगे। और अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और भी इस तरह के क्वेश्चन जो भी NCERT के एग्जाम में आने की संभावना है मैं कराता रहूंगा, रोज करवाता रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।